हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा डे 17 है। अपने इस डे 17 में आज हम टॉपिक नंबर 321 से लेके 340 तक के टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 17 है, जिसमें आज हमें टॉपिक 321 से लेके 340 तक के टॉपिक को कवर करना है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी टॉपिक अब आपको आगे एनवायरनमेंट से संबंधित मिलेंगे, जो कि यूपीएससी की प्रीलिम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और इन टॉपिक में अधिकांशतः अभ्यर्थी काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं। तो जब आप ये टॉपिक सारे कवर कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में इन्हें पढ़ना कितना सरल होता है। इससे पहले हम अपने टॉपिक की शुरुआत करें, यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट बातें आपको बतानी आवश्यक हैं। पहली इम्पॉर्टेंट बात ये कि हमने आपको अपने पिछले 320 पार्ट्स में काफ़ी सारे टॉपिक को कवर करा दिया है, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी की बात हो, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन वर्ल्ड ज्योग्राफी के हमने कवर करा दिए, साथ ही आर्ट एंड कल्चर हमने आपकी पूरी कंप्लीट करा दी। इंपॉर्टेंट साइंस टेक का जो ट्रेडिशनल पार्ट है उसे हमने कवर करा दिया, क्लियर। और आपको मेडवल इंडिया के कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करा दिए हैं। तो इस तरीके से आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि लगभग हमने मोटे तौर पर आपकी साइंस टेक, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी इनको कवर करा दिया है। अब जो इससे संबंध और टॉपिक होते हैं वो करंट अफेयर्स से संबद्ध होते हैं। तो जब हम आपको करंट अफेयर्स ऑलरेडी पढ़ाते हैं तो वहाँ पे हम कवर करा देते हैं, यानी कि अब आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आपको यहाँ पर एनवायरनमेंट के टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जो कि 321 से लेके लगभग 440 तक के टॉपिक्स में कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। इसके अलावा फिर हम आपको मॉडर्न इंडिया के टॉपिक को शुरुआत करेंगे और मॉडर्न के बाद हम आपको मेडवल और मेडवल के बाद एंशिएंट, और फिर हम आपको इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत को पूरी तरह से कंप्लीट करा देंगे, जिससे आपकी ये 2000 टॉपिक की इंपॉर्टेंट सीरीज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। समझ गए? तो आप में से कई सारे बच्चों ने ऑलरेडी हमारी इन्वायरमेंट की बुक सीरीज कवर कर रखी है, इकोनॉमी की बुक सीरीज कवर कर रखी है, जो कि यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में पूरी तरह से अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकते हैं, क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जो कि पूरी तरह से 2021 प्रीलिम के लिए ओरिएंटेड है। 2022 के प्रीलिम के लिए हम आपको 19 नवंबर से लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत करेंगे, जो कि होगी बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें अपडेट होंगी। जैसे करंट अफेयर्स आपका अपडेट आपको मिलेगा और साथ ही आपको ये जो नोट्स होंगे, क्वेश्चन गेस करने की जो फॉर्मेटिंग होगी वो भी अपडेट होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इससे संबंध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो 2021 में आ ही जाएंगे, तो 2022 के बच्चों के लिए जो आ चुके हैं क्वेश्चन उनको अवॉइड करते हुए नए क्वेश्चन गेस किए जाएंगे। साथ ही आप में से जिन बच्चों ने अन्य स्कीम्स को या कहें कि अन्य सीरीज को ना देखा हो तो वो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक की मदद से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन सब की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही हमारे दूसरे चैनल जो कि यूपीएससी बुक पीडीएफ नाम से संबद्ध है, वहाँ पर आप किसी भी संस्थान की बुक्स की पीडीएफ हमसे ले सकते हैं। हमने वहाँ पे कई सारी लगभग हज़ारों पुस्तकें वहाँ पे प्रोवाइड करा दी हैं। आप जरूर उस चैनल में जाकर अपने आप को ज्वाइन करा सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप में से अधिकांश बच्चों ने एनवायरनमेंट तो पढ़ा ही होगा, क्लाइमेट को खासतौर पर आप लोग पढ़े होंगे। तो जब बात आती है क्लाइमेट को लेकर, हालांकि हमने अपने पिछले पार्ट में जब ज्योग्राफी में आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि क्लाइमेट में और मौसम में क्या डिफरेंस होता है, बट यहाँ पे हम फिर भी आपको एक बार पढ़ा देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको फिर से रिकॉल हो जाए। तो आप जानते हो कि मौसम क्या होता है, कभी बरसात होती है, कभी धूप होती है, तो कभी सर्दी होती है, तो कभी बर्फबारी होती है, कभी पतझड़ का मौसम आता है। लेकिन ये सभी मौसम 2 या 3 महीने या 4 से 5 महीने के समय अंतराल पे होते ही रहते हैं, क्लियर। तो ये जो कम अवधि है, इस कम अवधि को हम कहते हैं मौसम। लेकिन जब यही अवधि काफ़ी दीर्घकालिक हो जाए, मतलब 50 वर्ष, 60 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, तो हम उसे नाम देते हैं कि ये क्लाइमेट कहलाता है। अर्थात
क्लाइमेट एक दीर्घावधि प्रक्रिया का परिणाम है, जबकि मौसम एक सूक्ष्म प्रक्रिया का परिणाम है, या कह सकते हो कि अल्पावधिक प्रक्रिया का परिणाम है। क्लियर? तो आपको इससे ज़्यादा इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात आती है कि जो जलवायु परिवर्तन है उसे सामान्यतः तापमान, वर्षा, हिम एवं पवन प्रतिरूप में आए बड़े परिवर्तन के द्वारा मापा जाता है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आपको देखना है कि अच्छा अगर तापमान में चेंजेस आते हैं, वर्षा में चेंजेस आता है, हिम में मतलब बर्फ में अगर चेंजेस आता है, पवनों में अगर चेंजेस आता है, तो हम ये मान कर चलते हैं कि क्लाइमेट हमारा जो है वो चेंज हो रहा है। क्लियर? हो सकता है आपसे इंटरव्यू में सामान्य परिभाषा के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जलवायु परिवर्तन से सामान्य आशय आप क्या लगाते हैं, तो आप बता सकते हैं। फिर बात आती है कि हरित गृह गैसें जो होती हैं वो पृथ्वी के निचले वायुमंडल में पाई जाती हैं। आपने प्रीवियस पार्ट में एक चीज़ पढ़ी थी, ज्योग्राफी को लेकर हम आपको पढ़ा रहे थे कि क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, आयन मंडल होता है। तो जो ये क्षोभ मंडल होता है इसी में तो सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, तो इसके नीचे ही सबकी सब हरित गृह गैसों को पाया जाता है। क्लियर? अब आप में से कई सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हरित गृह गैसों का क्या मतलब होता है, क्या ये दिखने में हरी होती हैं, क्या ये हरे घर में निवास करती हैं? दो बिल्कुल भी नहीं, ये हरे घर में निवास नहीं करती हैं, ये गैसें होती हैं। ठीक है, कैसी गैसें होती हैं? वातावरण की वो गैसें जो प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों होती हैं। मतलब कि वातावरण में कई प्रकार की गैसें मानव के द्वारा उत्सर्जित होती हैं और कई प्रकार की गैसें नेचुरल होती हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन घुमा सकता है कि हरित गृह जो गैसें हैं उनका ओरिजिन केवल मानव जनित होता है या उनका ओरिजिन केवल प्राकृतिक होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, दोनों से होता है। ठीक है, फिर बात आती है कि जलवाष्प व CO2 अवरक्त विकिरणों को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करते हैं। इसका क्या मतलब? देखिए, होता क्या है कि जब सूर्य अपनी रोशनी अर्थ पर ड्रा करता है, या आप कह सकते हो कि जब सूर्य का प्रकाश अर्थ की ओर आता है, तो क्या होता है कि कई बार अर्थ से ये टकराकर वापस चला जाता है। ठीक है, जिसे परावर्तन कहते हैं। लेकिन वापस तो तभी जाएगा ना आराम से आकाश में, जब उसको पूरा आकाश खुला मिलेगा। होता क्या है कई बार कि अवरक्त किरणें जो वापस जाती हैं इनको रोक दिया जाता है कुछ वाष्प के द्वारा और कुछ CO2 के द्वारा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे ये हमारी अर्थ है, सपोज करो। ठीक है, हालांकि ऐसा डायग्राम होता नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम ऐसी अर्थ मानते हैं तो हम ये मान लेते हैं ये बीच का। ठीक है, और जबकि आपको पता होना चाहिए कि अर्थ के सेंटर में हम कभी गए ही नहीं हैं, वहाँ पे मैग्मा होता है। ठीक, बट फिर भी हम लोग ऊपर से सरफेस को मानते हैं कि ऐसा मान लो अर्थ है। ठीक, ये जब अर्थ है तो हमने ये मान लिया ये क्षोभ मंडल है। ठीक है, यहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे जब लोग रहते हैं तो ये सन की रेस यहाँ पर आई अंदर, यहाँ से ये अवरक्त हुई ऐसे करके। अब जब ये ऐसे होती ना तो यहीं पे इसे रोक लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो बेल्ट होती है ये इसे जाने ही नहीं देती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जलवाष्प आ जाती है, CO2 की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो सेल का काम करते हैं, या एक तरीके से लॉक का काम करते हैं कि सूर्य की आई हुई किरणों को वापस नहीं जाने देते। और जब ये नहीं जाने देते हैं तो इससे क्या होता है कि बार बार यहाँ पे जितनी भी रोशनी है यहाँ सब बढ़ जाती हैं, तो पृथ्वी एक हीट हो जाती है और हम कहने लगते हैं कि जलवायु हमारे यहाँ परिवर्तित हो रही है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है बेसिक। क्लियर? अब ये देख लेते हैं आखिरकार हरित गृह गैसें होती कौन सी हैं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, यूपीएससी ना आपसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछती है। ऐसा नहीं कि आपसे काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे, डिटेल में क्वेश्चन पूछे, बस वो आपके कॉन्सेप्चुअल माइंड को चेक करना चाहती है कि अच्छा हरित गृह गैसों के अंतर्गत कौन कौन गैसें शामिल हैं, कौन कौन गैसें नहीं शामिल हैं। क्या आपको ये पता है? और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपके नंबर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी गैसें हैं? जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, HFC, PFC, SF6। क्लियर? आपसे सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको पता होना चाहिए। घुमाएगा कहाँ पे? देखो, ये तो हमें पता है कि ये 8 गैसें हैं,
लेकिन आपको घुमाता कहाँ पे, CO2 की जगह आपको दे देगा CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको दे देगा ओजोन, गलत हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट कि HFCs द्वारा ओजोन का विघटन नहीं होता है, परंतु ये एक प्रबल हरित गृह गैस है एवं जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहने का क्या मतलब है कि HFC को हम हरित गृह गैसों में तो शामिल करते हैं, लेकिन ओजोन के डिप्लेशन में इसका योगदान नहीं है। मतलब ओजोन के विघटन में, मतलब कि ओजोन की लेयर को तोड़ने में, उसको ब्रेक करने में, उसमें स्पॉट करने में इसका कोई योगदान नहीं है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। जब हम अभी आगे पढ़ेंगे ओजोन के चैप्टर को, तो वहाँ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार ओजोन को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी गैसेस हैं, जिस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा विनियमित किया जाता है, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा। अब यहाँ पे एक थिंकिंग लगाओ। क्या थिंकिंग लगाओगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंध है, ओजोन से। HFC जब ओजोन में आती ही नहीं है तो इसे किस में किया जाएगा, मॉन्ट्रियल में किया जाएगा या क्योटो में किया जाएगा, क्योटो में किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ओजोन में जब HFC शामिल ही नहीं है तो HFC को हम ओजोन में क्यों संबद्ध करेंगे। समझ गए। ये देखो कॉन्सेप्चुअल लाइंस होती हैं, बट होता क्या कि अगर हम रुक के नहीं समझते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। क्लियर। चलिए, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन्स के टाइप, मतलब जैसे काला कार्बन, भूरा कार्बन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछती कैसे है, कार्बन पे ऐसे पूछती है आपसे कि इनमें से कौन कौन से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ठीक है, या इनमें से किन किन के कारण पृथ्वी हीट होती है या गर्म होती है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें अगर आप समझ गए तो आपका आंसर अच्छे से हो जाएगा, थिंकिंग वाला। और कभी कभी क्या होता है, इंडिपेंडेंट रूप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है काला कार्बन। ब्लैक कार्बन एक गैस ना होकर ठोस कण या एरोसोल होता है। यूपीएससी ने एरोसोल पे लगभग 2 बार क्वेश्चन पूछा है। एरोसोल होते क्या हैं, एरोसोल एक तरीके से आप ये कह सकते हो पर्टिकुलर मैटर होते हैं, मतलब धूल के कण होते हैं। उनका साइज 10 माइक्रोन के आसपास होता है, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के आसपास। अब ये माइक्रोन क्या होता है, माइक्रोन एक तरीके से मीटर होता है, कहने का मतलब मापने का यंत्र होता है। जैसे हम लोग कपड़े को मीटर से मापते हैं ना, अपने आप को वेट से मापते हैं, वजन से, कि मैं इतने किलो की हो गई, मैं इतने किलो का हो गया। क्लियर। तो उसी तरीके से कार्बन के पार्टिकल्स को मापने के लिए एक मेजरमेंट है जिसको हम माइक्रोन कहते हैं। ठीक है, नैनोमीटर आता है, माइक्रोन मीटर आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वही है एरोसोल। यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि धूल के सबसे छोटे कण होते हैं एरोसोल। क्लियर। जिसे सामान्य रूप से कालिक के नाम से जाना जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर मैटर अच्छे से आपको पता है। ठीक है, PM 2.5 आप हमेशा सुनते हो, PM 10 सुनते हो ना, वायु प्रदूषण में उत्तरदायी कारक के रूप में। क्लियर। तो वही है, ये एक अवयव होता है एवं जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन एवं बायोमास के अपूर्ण दहन द्वारा उत्पन्न होता है। ये ध्यान देना। देखो, काला कार्बन किससे उत्पत्ति होता है, काला कार्बन की उत्पत्ति होती है अपूर्ण दहन से, मतलब कि वो पूरी तरीके से जल नहीं पाता है, यानी कि पूरी तरह से जिस बायोमास को, जिस ईंधन को, जिस जैव ईंधन को जलाया जाता है वो अधजला रह जाए तो उससे क्या होता है, उससे काला कार्बन उत्पन्न होता है। क्लियर। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए, आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा। प्रोजेक्ट सूर्य का संबंध है काला कार्बन में कमी लाने के लिए, अर्थात प्रोजेक्ट सूर्य, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोजेक्ट सूर्य का संबंध है काला कार्बन में कमी लाने से। नंबर 2, सूर्य की रोशनी को भारत में कम करने से। नंबर 3, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने से। ऐसे ऊट पटांग के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आपको पता है काला कार्बन में कमी लाने से संबंध है। ठीक है। दूसरा आता है हमारा भूरा कार्बन। ये भी एक तरीके का एरोसोल होता है। बायोमास के जलने के कारण भूरे कार्बन का उत्सर्जन प्रमुखता से हो रहा है। यहाँ मैं एक छोटी सी बात बताऊं, हालांकि आप में से कुछ बच्चे डर जाएंगे, बट डरना नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें देखी हैं और बहुत बार देखा है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जब हम लकड़ी वगैरह को जलाते हैं, कोई भी चीज़ जलाते हैं, तो क्या होता है कि उससे काला कार्बन उत्सर्जित होता है। ठीक है, लेकिन
जब किसी मनुष्य को जलाया जाता है, किसी मानव को जलाया जाता है, उसकी चिता को आग दी जाती है, तो क्या होता है कि जब वो बॉडी जलती है तो उससे भूरा कार्बन उत्सर्जित होता है। आप कभी भी, हालांकि ऐसा कभी नौबत ना आए, मैं यही कोशिश करूंगा, लेकिन जब आप देखेंगे किसी भी बॉडी को, जैसे इस समय कोरोना के टाइम पीरियड में अधिकांश चिताएं जलाई जा रही हैं, हालांकि ये जो चिताएं जलाई जा रही हैं बहुत खराब तरीके से जलाई जा रही हैं, क्योंकि इसमें उन रिचुअल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा। बोरी में है, इंसान बोरी में ही पैक करके जला दिया गया, तो उससे भी जो कार्बन है वो काफ़ी ज़्यादा एमिट होता है। ठीक है, जब आप नॉर्मल चिता को जलते हुए देखेंगे कभी, तो जब बॉडी को जब आग पकड़ती है ना, तो उस बॉडी, खोपड़ी, खास तौर पर खोपड़ी और जो आपके हाथ होते हैं, बॉडी का जो बाकी पार्ट्स होता है, वो जब जलता है तो ब्राउन कार्बन को एमिट करता है वो। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। बस ये है कि आपको याद रहेगा ब्राउन कार्बन, मैंने इसलिए बताया, बाकी मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आपको शमशान घाट की यात्रा कराऊं। ठीक है, भूरे कार्बन को सामान्यतः हरित गृह गैस से संबोधित किया जाता है, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हरित गृह गैस के रूप में किसे संबोधित किया जाता है, काले कार्बन को या भूरे कार्बन को? तो भूरे कार्बन को। ठीक है, एरोसोल क्या होते हैं? एरोसोल वातावरण में सूक्ष्म कण होते हैं जो जल, बर्फ, राख, खनिज, धूल या अम्लीय बूंदों से बने होते हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं, यानी कि इसके केवल निगेटिव ही इम्पैक्ट नहीं होते। ठीक है, तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अब जो हमारा अगला टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन हमेशा अक्सर पूछती रहती है, और आपको जानकर अचरज होगा या कहें आश्चर्य होगा कि 2019 में आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। क्लियर? तो इसको हम पढ़ लेते हैं, इसकी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं, कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, इसने क्या कहा है, उस पर तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इसने कहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान बढ़ जाए। यूपीएससी ने एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि अगर पूरे विश्व से, हालांकि इसी जलवायु की रिपोर्ट को ही उसने लिया था, कि मान लीजिए पूरे विश्व में जल प्लावन हो जाए तो इससे क्या होगा, सभी जगह खेती योग्य जमीन खत्म हो जाएगी। ऐसा ऊट पटांग टाइप का क्वेश्चन था, और अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी थिंकिंग प्रोसेस होती तो आप उसको कॉन्सेप्चुअल बेस से सॉल्व कर सकते थे। हालांकि हम बैक ईयर जब कराएंगे तो वहाँ पे वो क्वेश्चन भी आएगा, उसे भी कराएंगे, और जब आप बैक ईयर के सारे क्वेश्चन हमारे साथ कर लेंगे ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप 40+ के बाद जो बच्चे रुक जाते हैं, बट आप नहीं रुकेंगे, और आप 40+ के बाद लगभग 40 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करके आ जाएंगे। क्लियर? तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपका हर संभव तरीके से सहयोग करें। ठीक है, क्या है रिपोर्ट देखते हैं। यूएनईपी व WMO यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। देखो यहाँ पे बच्चे एक चीज़ से कंफ्यूज होते हैं, और यूपीएससी भी बदमाश टाइप की है, मतलब बच्चों को कंफ्यूज कराती है। किस पे? यूएनईपी की जगह कई बार वो यूएनडीपी देती है। अच्छा, बच्चे इतने ध्यान से देख नहीं पाते कि डीपी डेवलपमेंट होता है, ईपी जो होता है हमारा वो एनवायरनमेंट होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यूएनईपी व WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1988 में गठन की बात की गई थी। इसका कोई अनुसंधान संचालित नहीं करता, ना ही जलवायु से संबंधित आंकड़ों की निगरानी करता है। ये केवल एक मूल्यांकन रिपोर्ट पब्लिश करता है। मतलब क्या कि जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, तो उन रिपोर्ट्स को एक साथ ये कंपाइल करता है, उस पर थिंकिंग लगाता है, और थिंकिंग करके उसी को अच्छे से प्रोसेस करके पब्लिश कर देता है। क्लियर? तो यानी कि ये एक तरीके से खुद की रिसर्च नहीं करता, दूसरों की रिसर्च के आधार पर कह सकते हो कॉपीराइट करता है एक तरीके का। ठीक है, यूएनएफसीसी के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2007 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो, आपको अभी एक और लाइन पढ़ा दूं, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, जलवायु परिवर्तन में कमी लाने हेतु यूएनएफसीसी एवं क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक जवाबदेही को दर्शाता है। देखो, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आईपीसीसी के संदर्भ में बताइए। 3 स्टेटमेंट देगा। पहला, यह यूएनईपी व WMO का एक संगठन है। दूसरा, यह कोई अनुसंधान नहीं संचालित करता। तीसरा, इसे 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ, या ऐसे दे देगा इसे यह नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित है। तो आप कहेंगे साहब सबके सब सही हैं। और एक बात बता दूं,
यूपीएससी बहुत चालाक है, वो आपको कभी भी ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं देगी। ऐसा नहीं दे देगी आपको कि यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ के द्वारा, दे देगी क्या, यूएनईपी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यूएनडीपी या डब्ल्यूएमओ के द्वारा, आपको कंफ्यूज कराने के लिए। ठीक है, तो वो तो हम ट्रिक्स और टैक्टिक्स में पढ़ेंगे, बट आप समझ सकते हैं कि ऐसे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। और आप में से अधिकांश बच्चों को पता होना चाहिए कि हमने एमसीक्यू के फॉर्म में इस क्वेश्चन को पूछ लिया है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कार्बन कैप्चरिंग। एक बात बताओ, अभी आपने क्या पढ़ा कि काला कार्बन, दूसरा आपने क्या पढ़ा, भूरा कार्बन। तो ये सबके सब कार्बन अर्थ में कहीं ना कहीं तो स्टोर होते ही होंगे ना, और इनके स्टोरेज से ही तो खतरा है। मतलब क्या है कि इन कार्बन के एमिशन को हमें रोकना है, तो हम रोक नहीं पा रहे, बट ये एमिट हो गया है, तो इस एमिट हुए कार्बन को हमें कहीं ना कहीं वहां से निकालकर दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। तो क्या करेंगे, एक जाल बनाएंगे, जाल बना के इन सबको कैप्चर करेंगे और कैप्चर करके कहीं दूसरी जगह से स्टोर कर देंगे, या किसी दूसरी फैक्ट्री में जहां कार्बन्स का ज़्यादा उपयोग होता है वहां पे इसे हम यूज कर लेंगे। क्लियर, इसी प्रोसेस को कहते हैं कार्बन कैप्चरिंग। समझ गए। अब आप सोच रहे होंगे साहब इतना सरल है। बिल्कुल भाई साहब, अगर आप थिंकिंग करते हैं ना तो यूपीएससी उतनी ही सरल है। अगर आप थिंकिंग नहीं करते हैं, ओनली रीडिंग करते हैं, तो यूपीएससी उतना सरल नहीं है। मैं ऑलरेडी हमेशा एक बात बोलता हूँ कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो स्टेट एग्ज़ाम से एक ही बात से सिर्फ डिफरेंस है। स्टेट एग्ज़ाम की क्या बात होती है कि राइटिंग प्लस रीडिंग इज इक्वल टू फाइनल सिलेक्शन। ये स्टेट एग्ज़ाम का फीचर है। क्लियर, आप खूब ज़्यादा लिखो, खूब ज़्यादा पढ़ो, अपने आप ये हो जाएगा। बट यूपीएससी में क्या है, राइटिंग है प्लस रीडिंग है और प्लस थिंकिंग है। दैट्स अ क्लियर, तब क्लियर आपका होगा। क्लियर, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है थिंकिंग प्रोसेस। आप विपरीत से विपरीत परिस्थिति में कैसे अपने आप को अनुकूल रख सकते हैं, ये है यूपीएससी। क्लियर, चलिए इतनी बातें आप समझ गए। अब बात आती कार्बन कैप्चरिंग। एक बार पढ़ा देते हैं परिभाषा, नहीं तो आप लोग कहोगे अरे मास्टर आपने तो छुड़वा ही दिया ये सब। ठीक है, देखिए, वैश्विक जलवायु परिवर्तन में कमी लाने हेतु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या कार्बन के अन्य रूपों को ग्रहण कर उन्हें लंबे समय तक संग्रहित करके रखना कार्बन कैप्चरिंग कहलाता है। क्लियर, कोई भी चीज़ जो कार्बन को छोड़ने से ज़्यादा उसे अवशोषित करे उसे कार्बन सिंक कहते हैं। सिंपल सी बात है। आप हमेशा पढ़ते होंगे सिक्किम को लेकर कि सिक्किम में क्या सिस्टम हुआ है कि पहला ऐसा स्टेट बना है जो कि कार्बन पॉजिटिव है। कार्बन पॉजिटिव का मतलब क्या है कि कार्बन कम से कम एमिट करता है, बल्कि कार्बन एमिट तो कम से कम करता है, जबकि कार्बन के विपरीत उससे ज़्यादा हरित गृह गैसों को रोकने का काम करता है, तो इसलिए वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इसीलिए सिक्किम को फर्स्ट जैविक स्टेट राज्य का भी दर्जा प्राप्त है और कार्बन के रूप में उसको भी फर्स्ट स्टेट का दर्जा प्राप्त है। हालांकि हमने आपको करंट अफेयर्स में कवर कराया है, आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए फिर भी हम आपको यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं कार्बन सिंक को लेकर। वही चीज़ है कि कार्बन, मान लीजिए सपोज करो किसी स्टेट को कहा गया कि आपको 100 यूनिट आपको कार्बन एमिट करना है। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, केवल 1 यूनिट ही कार्बन एमिट किया, यानी कि 99 वो अपना बचा ले रहा, और एक बार 99 यहाँ बचाया, फिर अगली बार 99 बचा लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये कार्बन को ज़्यादा अवशोषित करता है अपेक्षाकृत छोड़ने के। क्लियर, ये कहलाता है कार्बन सिंक की प्रोसेस। क्लियर, अब सिंक दो तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम। आप में से कई बार लड़कियों को मैं विशेष तौर पर कहूँगा, या आपकी मम्मी लोग हमेशा कई प्रकार के गहने पहनती होंगी। मैं भी कंफ्यूज रहता था, हो सकता है आप लोग ना हो कंफ्यूज कि ये आर्टिफिशियल है, ये रोल्ड गोल्ड है। मतलब होता है ना कि ये जो आप हार पहने हो गले में, ये रोल्ड सोने का है क्या, तो पता चलता है नहीं ये रोल्ड गोल्ड है। मैं भी बड़ा सोचता था ब्यूटी पार्लर में कि अरे बताओ, ब्यूटी पार्लर वालियों के पास इतने ज़्यादा सोने चांदी के जेवर होते हैं और दुल्हन इतने ज़्यादा गहने पहन कर आती है, अगर इसको लूट लिया जाए तो कितना सारा पैसा मिल सकता है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अरे ये सब रोल्ड गोल्ड होता है, और रोल्ड गोल्ड का मतलब भी मुझे नहीं पता था। अभी की बात नहीं कह रहा हूँ, मतलब 7-8 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ। तो बाद में मुझे पता चला कि अच्छा, रोल्ड गोल्ड का मतलब ही होता है कृत्रिम सोना। ठीक है, ये आप समझिए, मतलब बनाया गया, ऊपर पॉलिश होती है, सोना वो नहीं होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कृत्रिम सिंक।
तो आप देखिए प्राकृतिक सिंक क्या है, समुद्र है, वन है, मृदा है, ये सब क्या करते हैं, कार्बन को कैप्चर करते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। कृत्रिम सिंक क्या होता है, विघटित तेल भंडार है, अखननी खदान है। मतलब कि जैसे क्या होता है, सपोज करो आपने देखा होगा कई बार, जैसे मान लीजिए एक खनन है, ठीक है। खनन का मतलब कोई माइंस की गई है, खान खोदी गई थी, यहाँ पे कोयला वगैरह निकाला गया, ठीक है। अब ये पूरी खाली हो गई है, पूरा एक गैप बना हुआ है, ठीक। तो क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन को स्टोर कर दिया जाता है जमीन के खूब अंदर तक, क्लियर। वहाँ पे इसको जब किया जाएगा तो वहाँ पे हम कह देते हैं कि ये सिंक कर दिया गया, ठीक। दूसरी बात क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो तेल होता है, तेल मतलब जहाँ से तेल और गैसेस निकाली जाती हैं, खुदाई की जाती है वहाँ पे जो पाइपलाइन, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, कृत्रिम सिंक का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आपसे डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक सिंक नहीं है, ठीक है। आपको दे देगा विघटित तेल भंडार और ऊपर के 3 ये, तो आप बता दोगे साहब जो प्राकृतिक सिंक नहीं है वो है विघटित तेल भंडार, ठीक है। चलिए अब बात आती है ग्रीन कार्बन व ब्लू कार्बन। हमने ब्लैक पढ़ लिया, ब्राउन पढ़ लिया, अब ग्रीन और ब्लू पढ़ना है, क्लियर। देखते हैं, ब्लू वैसे नाम से ही समझ में आता है, पानी की बात करेगा। देखो ब्लू जब भी आएगा पानी की बात होगा, फाइटो जब भी आएगा पादप की बात होगा, बायो जब भी आएगा जीवों की बात होगा, लैक्टो जब भी आएगा दूध की बात होगी, क्लियर। हमने ऑलरेडी आपको फार्मूला बताया था, उम्मीद है कि आपने एनवायरनमेंट बुक सीरीज में इस चीज़ को याद रखा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। दोनों तरह के कार्बन कार्बन सिंक की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। देखो अब आपको ये पता है ना कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है, कि जो छोड़ने से ज़्यादा उसे अवशोषित करें, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों कार्बन सिंक की भूमिका निभाते हैं। काले एवं भूरे कार्बन से अलग ग्रीन एवं ब्लू कार्बन वातावरण से हरित गृह गैसों के अधिग्रहण का कार्य करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान देना, काला और भूरा कार्बन क्या करता है, हरित गृह गैसों को बढ़ाता है, उनको बढ़ावा देता है। लेकिन ग्रीन और ब्लू कार्बन क्या करता है, उनको कैप्चर करता है, मतलब बढ़ी हुई हरित गृह गैसों को कमी लाने का प्रयास करता है, समझ गए, यानी कि सकारात्मक है। ग्रीन कार्बन समझिए ऐसे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वातावरण के CO2 से जो कार्बन निकलकर पौधों एवं मिट्टी में संग्रहित हो जाता है वो ग्रीन कार्बन कहलाता है, क्लियर। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ब्लू कार्बन क्या होता है, वायुमंडलीय कार्बन जब तटीय एवं समुद्री पारितंत्र, मैंने ऑलरेडी आपको बताया किससे संबंध होगा, जल से। तो अब आ गया ना, तटीय व समुद्री पारितंत्रों के मैंग्रोव वन, समुद्री घास वेडों एवं अंतर्ज्वारीय लवण दलदलों में जमा हो जाते हैं तो वह कार्बन ब्लू कार्बन कहलाते हैं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यह वायुमंडलीय कार्बन जब तटीय एवं समुद्री पारितंत्रों के मैंग्रोव वन, समुद्री घास बेडों एवं अंतर्ज्वारीय लवण दलदलों में जमा हो जाते हैं तो कार्बन कहलाते हैं निम्न में से कौन, भूरे, ब्लैक, ऐसे करके। तो आप बता देंगे साहब ब्लू कार्बन की आप बात कर रहे हो, समझ गए। एक और बात यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, ये जितनी भी परिभाषाएं हैं ना ये सब ऑथेंटिक हैं, ऐसा नहीं है कि परिभाषाएं मैंने अपने शब्दों से बनाई हैं, समझा भले रहा हूँ नए नए शब्दों से, बट ये जो परिभाषा है ऑथेंटिक है, यानी कि यूपीएससी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगी ना तो इस शब्दावली में जरा सा भी हेरफेर नहीं करेगी वो कहीं से भी, ठीक है। जैसे समुद्री घास वेडों, मैं यहाँ पे कुछ और लिख सकता था, अंतर्ज्वारीय लवण कुछ और लिख सकता था, बट मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे यूपीएससी की लैंग्वेज पे ध्यान देना था, ठीक है। चलिए इतनी बातें आप समझ गए। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की। यूएनएफसीसी के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एनेक्स 1 में शामिल कंट्री औद्योगिक देशों को हरित गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना था। देखो यूपीएससी सिंपल सा एक बार क्वेश्चन क्या पूछिए आपसे, कार्टेजना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है, ये किससे संबंधित हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये सब बायोडाइवर्सिटी से संबंधित हैं, ठीक। दूसरा यूपीएससी आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकती है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, क्लाइमेट चेंज से। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकती है कि एनेक्स 1 कंट्री का संबंध किससे है, क्योटो प्रोटोकॉल से। हालांकि अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा, चिंता नहीं करनी है, अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे कि एनेक्स 1 कंट्री क्या होते हैं, नॉन एनेक्स कंट्री क्या होते हैं, एनेक्स 2 कंट्री कौन से होते हैं, पढ़ाएंगे, चिंतित नहीं होना है, ठीक है। बट यहाँ पे समझ जाओ अभी कि अच्छा एनेक्स 1 का मतलब है क्योटो प्रोटोकॉल से। यूपीएससी ने एक बार सुमेलित करने को पूछा है और सिंपल क्वेश्चन था बट बच्चे नहीं कर पाए, लेकिन आप कर लेंगे, ठीक है। प्रोटोकॉल में अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक
अतिरिक्त उपाय भी प्रस्तावित किया जिसे बाजार आधारित तंत्र कहते हैं, और ये 3 प्रकार के हैं। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल का एक उपाय है बाजार आधारित तंत्र। आपसे इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाजार आधारित तंत्र की संकल्पना का संबंध क्या कार्टेजना प्रोटोकॉल से है, क्या नगोया प्रोटोकॉल से है? तो नहीं साहब, इसका संबंध क्योटो से है। ठीक है, कौन कौन से 3 उपाय थे? अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, स्वच्छ विकास तंत्र और संयुक्त क्रियान्वयन। यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है स्वच्छ विकास तंत्र का संबंध क्या क्योटो से है? तो हाँ साहब। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। चलिए, जब इन तीनों प्रोविजंस की बात की गई तो वास्तव में इन्हीं तीनों प्रोविजंस में डिस्कशन से एक नया कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ जिसे कहा गया कार्बन क्रेडिट। मतलब क्या? देखो, इस कहानी को थोड़ा और अच्छे से मैं समझाऊं, काफ़ी शॉर्ट में लिखा है। क्या है बात यहाँ पे? जब कार्बन का उत्सर्जन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, कहानी है, देखो कहानी अगर आप समझ गए ना तो याद पक्का मैं बता सकता हूँ आपको कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे। जब क्या हुआ कि कार्बन का उत्सर्जन जब दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, खास तौर पर जो डेवलप्ड कंट्री हैं, यूएसए वगैरह, रसिया वगैरह, ब्रिटेन वगैरह, यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण कार्बन का एमिशन काफ़ी हाई लेवल पर पहुँच गया। इससे हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर भी बढ़ने लगा, जिसको आईपीसीसी रिपोर्ट ने मेंशन किया। तो क्या हुआ कि सभी देशों ने मिलकर एक सम्मेलन बुलाया, जो कि हमने रियो अर्थ समिट पढ़ा था। हालांकि अभी हम फिर से पढ़ेंगे आगे उसको ढंग से, क्रमबद्ध एक एक सम्मेलन को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी मैं पृष्ठभूमि बता देता हूँ ताकि आगे की चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सबने एक सम्मेलन बुलाया। उस सम्मेलन में डिसाइड हुआ कि भाई कार्बन के एमिशन को कम करना है। तो सब जब देश आए, 195 कंट्री यूएन में जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो डेवलप्ड कंट्री कितने हैं टोटल? डेवलप्ड कंट्री मिनिमम लगभग हमारे 20 के आसपास हैं, हालांकि ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये डेवलप्ड कंट्री 20 थे, 185 कंट्री थे नॉन डेवलपिंग। क्लियर? सॉरी, नॉन डेवलप्ड, जो डेवलप्ड नहीं थे, मतलब जो डेवलपिंग कंट्री थे। क्लियर? 185 कह रहा हूँ, 175। इन्होंने कहा कि भाई साहब एक काम करते ना, कार्बन को कम करना है तो एक काम करो, आप लोग इंडस्ट्री मत लगाओ। ये चौधरी 20 के 20 175 देशों से कह रहा है। 175 देशों ने कहा भाई पूरा सबसे ज़्यादा प्रदूषण तो आप 20 ने मिलकर फैलाया, उसकी सज़ा हम क्यों भुगतें हैं? और आप बताइए, आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करके खूब पैसा कमा लिया, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो इन 20 से ये कहा गया, एक समझौता हुआ कि एक काम करो, अच्छा क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो में बुलाया गया, जापान का शहर है क्योटो, वहाँ बुलाया गया फिर से एक बार, 5 साल बाद मीटिंग की गई 1998 में। तो ये सब पहुँचे वहाँ पे। जब वहाँ सब पहुँच गए तो इन्होंने कहा कि अच्छा याद है तुमको पुरानी वाली बात, तुमने हमारे ऊपर आरोप लगाया था? तो इन 20 ने कहा हाँ बाबूजी याद है कि हमने आप पे आरोप लगाया था। तो इन 175 ने कहा एक काम करो, चलो हम अपने यहाँ डेवलप्ड नहीं करेंगे, हम अपने यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, लेकिन आप इंडस्ट्री न लगाने के एवज में हमें पैसा प्रोवाइड करोगे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करोगे नई नई, जो कि कार्बन को एमिट ना करती हो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। अब हुआ क्या कि जब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, क्योटो में जब ये बातें तय हुई, संधि हो गई, इसी संधि को कहा गया प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल की खास बात होती प्रतिबद्धता। अभी हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉल और कन्वेंशन में क्या डिफरेंस होता है, कि आपको ये बात माननी ही माननी। तो इन 20 देशों को कह दिया गया जो पैसा देंगे, इनको कहा गया एनेक्स 1 कंट्री। ध्यान देना, 20 ये देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये 20 मैंने माना है, 100% नहीं है। ठीक है, इन 20 कंट्री को कहा गया एनेक्स 1 कंट्री। क्लियर? इन 175 कंट्री को 2 पार्ट में बांट दिया गया। इंडिया सरीखे जो कंट्री विकासशील थे, इनको कहा गया क्या बताइए, एनेक्स 2 कंट्री। क्लियर? और अफ्रीकन रीजन के जो कंट्री थे उनको कहा गया नॉन एनेक्स कंट्री। क्लियर? यानी कि ये लोग पैसा प्रोवाइड करेंगे किसे? एनेक्स कंट्री को। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इन्होंने पैसा ही नहीं दिया। आगे की आप कहानी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन आप इतना तो समझ गए ना। चलिए कि एनेक्स क्या होता है, नॉन एनेक्स क्या होता है। ठीक, अब जब ऐसी बातें चल रही थी एनेक्स और नॉन एनेक्स की, ठीक, तो उसमें हुआ क्या कि आप हमें टेक्नोलॉजी तो दोगे, लेकिन आप
अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो कम करोगे नहीं। तो इन विकासशील देशों ने कहा, यानी कि 175 कंट्री ने कहा कि देखो हम तो कार्बन एमिट नहीं करते हैं। तो बोले हाँ नहीं करते हो, तो ये बोले कि एक काम करो, तुम कार्बन एमिट कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसका पैसा हमें प्रोवाइड कर दो। और हम क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे। सिंपल सी बात है कि जो 20 एनेक्स कंट्री देश थे वो कहते थे हम पेड़ की कटाई करेंगे और तुम्हें पेड़ की कटाई के बदले में पैसा पे कर देंगे, तो तुम अपने देश में पेड़ लगा देना। तो जब तुम पेड़ लगा दोगे और हम इधर कटाई कर लेंगे तो इक्वल रहेगा एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट या पृथ्वी का पूरा एनवायरनमेंट, यानी कि जैव विविधता। ठीक है, लेकिन मूर्खता की बात इतनी है कि आप ये बताइए कि जब सब मिलकर डेवलपिंग कंट्री को या डेवलप्ड कंट्री इस अर्थ को नहीं बचाएंगे तब कैसे हो सकता है। ये तो टेम्परेरी है कि हम जिद में हैं, हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी करें। आप क्यों वो करते हो? जैसे सपोज कीजिए अभी कोरोना का टाइम पीरियड है, ठीक है, कई सारे हमारे फिल्म स्टार्स, कई इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग मालदीव में सैर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देश मर रहा है, भूखों मर रहा है, ऑक्सीजन की किल्लत है, बट वो अपना अच्छी अच्छी पोस्ट शेयर कर रहे हैं, पिक्चर्स भेज रहे हैं। तो ये कितनी ख़राब चीज़ है कि जहाँ लोगों के पास 2 वक्त का निवाला नहीं है खाने के लिए और आप समुद्र की फ़ोटो भेज रहे हो बिना मास्क के, तो ये बिल्कुल फूहड़ता वाली बात है। ठीक है, तो वही चीज़ था यहाँ पे कि पैसा ले लो मुझसे। पैसा ही ज़िंदगी में किसी के लिए सब कुछ नहीं होता। मैं ये मानकर चलता हूँ कि मनी मैन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो मनी को ना तो मैन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाओ और ना ही माइंड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाओ, क्योंकि मनी क्या करती है ना, इंसान को मॉडर्न बना कर रख देती है लेकिन उसके माइंड को मैच्योर नहीं होने देती। ठीक है, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। खैर, उन सारी बातों से हमें हटना है। तो क्या हुआ कि जब ये लोग कार्बन एमिट करने लगे, ठीक, तो ये कम कार्बन एमिट करते थे 175 कंट्री। तो ये हुआ कि इन 175 कंट्री से आप कार्बन न एमिट करने पाने का सर्टिफिकेट ले लिया करो। मान लो आपको 100 केजी कार्बन एमिट करनी है, ठीक है, तो आप 100 केजी कार्बन एमिट करने का इनसे सर्टिफिकेट प्राप्त कर लो। किससे? 175 कंट्री से, और इसके बदले इनको पैसा दे दो। इसी को कहा गया कार्बन क्रेडिट। समझ गए? इतनी बातें इतनी देर से समझा रहा हूँ कई तरीकों से, अब आप समझ गए। तो देख लेते हैं एक बार। देखो, वहाँ मैंने 100 केजी बोला था, ठीक है, तो मतलब ये कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स के लिए आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है देख सकते हैं आप, 1 टन है। कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र या आज्ञा पत्र है जो धारक को 1 टन, धारक का मतलब जो लेता है, ठीक, जो धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 1000 केजी या कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक तापन क्षमता के बराबर अन्य हरित गृह गैसों जिसकी मात्रा 1 टन CO2 के बराबर हो के उत्सर्जन का अधिकार देता है। यानी कि केवल कार्बन के उत्सर्जन का अधिकार नहीं देता, अन्य हरित गृह गैसों का। अभी आपने पढ़ा था ना कितनी हरित गृह गैसें, हमारी 8 हरित गृह गैसें हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इन 8 हरित गृह गैसों में चाहे SF6 हो, PFC हो, HFC हो, CFC हो, N2O हो, CH4 हो, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प, इन सब के उत्सर्जन का राइट प्रोवाइड करता है पैसे के बदले में। क्लियर? यानी कि वही बात आ गई ना कि पैसे से सब कुछ तो नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो वही बात है। भारत क्योटो प्रोटोकॉल के नॉन एनेक्स 1 कंट्री का मेंबर है। क्लियर? एवं स्वच्छ विकास तंत्र में पार्टिसिपेट करता है। यानी कि आप सोच सकते हो इंडिया क्या है, ना तो एनेक्स 2 का मेंबर है और ना ही एनेक्स 1 का, नॉन एनेक्स का मेंबर है। ठीक है, तो आप इतनी बातें समझ गए। चीन एवं भारत कार्बन क्रेडिट के सबसे बड़े विक्रेता हैं। मतलब क्या है? विक्रेता का मतलब क्या हुआ कि इंडिया में कार्बन कम एमिट होता है, चाइना में कार्बन कम एमिट होता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कार्बन क्रेडिट बेचते हैं दूसरे देशों को। क्लियर? तो आप ये समझ सकते हैं। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है आपसे मेंस में, मुझे शायद याद आ रहा है और मैंने अपनी आंसर राइटिंग की सीरीज में चेक भी किया कार्बन क्रेडिट को लेकर। हाँ, याद आया। एनवायरनमेंट पे मैंने आपका चेक किया GS3 में, आप चेक कर सकते हैं जाके यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, कार्बन क्रेडिट को लेकर मैंने किया है। ठीक है, तो वहाँ आप देखिएगा। भारतीय कार्बन क्रेडिट का सबसे बड़े खरीदार यूरोपीय देश हैं, उसके बाद जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। यानी कि भारत का जो कार्बन क्रेडिट का जो सर्टिफिकेट है वो सबसे ज़्यादा कौन खरीदता है? यूरोपियन यूनियंस के जो कंट्री हैं वो सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, जापान खरीदता है, कनाडा खरीदता है। तो ये सारी कंट्री परचेज करते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंडिया को पैसा मिलता है।
अब यही कार्बन क्रेडिट को खरीदा और बेचा जाता है, यही क्या कहलाता है? ट्रेडिंग कहलाता है। इतनी बातें तो आप समझ गए। कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट की खरीद एवं बिक्री ही कार्बन ट्रेडिंग कहलाती है। ठीक, दो प्रकार की होती है, एक उत्सर्जन व्यापार, एक ऑफसेट ट्रेडिंग। दोनों क्या होते हैं? कार्बन ऑफसेट जो कि एक दूसरे प्रकार का कार्बन क्रेडिट होता है, इसे किसी देश द्वारा ऐसे प्रोजेक्ट जो कि कार्बन प्रोजेक्ट कहलाते हैं, अर्थात जो वातावरण में कम मात्रा में हरित गृह गैसों का उत्सर्जन करते हैं, में निवेश कर अर्जन किया जाता है। सिंपल सा मतलब है कि रीन्यूएबल एनर्जी के संदर्भ में कई सारी नवीन टेक्नोलॉजी को यूज करके इसका उपयोग किया जाता है और इससे हमें क्या मिलता है? कार्बन एमिशन में कमी की जाती है। क्लियर? दूसरा है कार्बन ऑफसेट, किसी दूसरे स्थान पर हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु एक प्रकार का वित्तीय प्रोत्साहन है। क्लियर? तो आप इतनी बातें समझ गए, यानी कि पैसा दिया जाता है इसमें। कार्बन ऑफसेट वैश्विक तापमान हेतु कोई उपाय प्रदान नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कहता हो कि भाई साहब ये मत करो। ये क्या करता है कि कार्बन उत्सर्जन के लिए नई टेक्नोलॉजी को बनाता है, मतलब कि नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कार्बन के उत्सर्जन को हम कम कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कहता कि कार्बन के उत्सर्जन को करो ही मत, ठीक है, विकल्प देता है एक तरीके से। फिर बात आती है कार्बन टैक्स की। कार्बन टैक्स क्या होता है? एक शुल्क है जो हरित गृह गैस प्रदूषण पर लगता है, पर यूएनएफसीसी के उपभाग में वर्णित है। एक बात यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने हमेशा दो चीजें सुनी होंगी बचपन से लेकर आज तक। एक सुना होगा ये शुल्क वर्ड, ठीक है, दूसरा आपने सुना होगा टैक्स। क्लियर? दोनों में क्या डिफरेंस है? शुल्क जब आप देते हैं तो आपको उसके बदले सुविधा मिलती है। ध्यान देना, जैसे आप स्कूल में क्या जमा करते हो? फीस जमा करते हो। स्कूल वाले आपको क्या देते हैं? पढ़ाते हैं, यानी कि सुविधाएं देते हैं। लेकिन जब आप टैक्स देते हो ना, ठीक है, टैक्स में आपको सुविधा नहीं मिलती है तुरंत। ध्यान देना, मतलब आप लोग सोचेंगे सर टैक्स में सुविधा तो मिलती है, लेकिन टैक्स में गारंटी नहीं है। जैसे आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, क्या गवर्नमेंट आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर दे रही है? मतलब आपने अगर किया है तो क्या प्रॉपर आपको पर्सनली भेज रहे हैं मोदी जी? नहीं भेज रहे ना। तो इसका मतलब क्या है कि टैक्स आपको प्रॉपरली सेवा नहीं देता, बट शुल्क आपको सेवा देता है। जैसे आप हमेशा जब वैष्णो देवी जाएंगे या इस्कॉन टेम्पल जाएंगे या कहीं अदर्स जाएंगे तो वो आपको सेवा देते हैं, ठीक है। मंदिर में आपने अगर पैसा जमा किया तो आपको सेवा देंगे कि अच्छा जी आप यहाँ पे रुक सकते हैं, धर्मशाला में रुक सकते हैं, खाना खा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। लेकिन आप बताइए, क्या गवर्नमेंट को जब आप टैक्स देते हैं तो क्या गवर्नमेंट की कैंटीन में जाकर आप खाना खाते हैं? नहीं खाते हैं ना। जो देता है उसको नहीं मिलता प्रॉपर, जो नहीं देता है उनको मिल जाती है उसके बदले। ये डिफरेंस है टैक्स और शुल्क में, ठीक है। चलिए, यानी कि टैक्स और फीस में, ठीक। क्या है इसमें? कार्बन टैक्स एक शुल्क है जो हरित गृह गैस प्रदूषण पर लगता है, ये यूएनएफसीसी के उपभाग में वर्णित है, ठीक है। कार्बन टैक्स जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्सर्जित हरित गृह गैसों पर लगाया गया एक टैक्स है जो एक शुल्क के रूप में हरित गृह गैसों के प्रत्येक टन के उत्सर्जन पर लगता है। मतलब एक शुल्क के रूप में, मतलब क्या हुआ कि हरित गृह गैसों का जब उत्सर्जन किया जाता है तो उससे सुविधा ली जाती होगी ना, तो उसी सुविधा पर एक शुल्क के रूप में इसे लगाया जाता है। क्लियर? अब बात आती है कार्बन टैक्स, कैप और ट्रेड के मध्य डिफरेंस क्या है। कैप पता होना चाहिए, कैप आपको हमेशा सुनते होगे ना कि ऑयल प्रोडक्शन पर कैप लगा दी गई। क्लियर? जैसे सपोज करो कि आप में से जितने भी बच्चे हो, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो, बट हमने उस पर एक कैप लगा रखी, क्या कि आप लोग कभी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट हमारे ग्रुप पर शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। अपनी पर्सनल फीलिंग आप हमारे ग्रुप पर शेयर नहीं करेंगे। हाँ, आप पर्सनली हमें शेयर कर सकते हो, कोई व्यक्तिगत बात हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या से आप जूझ रहे हो, डिप्रेशन में हो, तो वो आप हमें पर्सनली कर सकते हैं, बट ग्रुप में आप नहीं कर सकते। ये क्या है? ये एक तरीके का हमने कैप लगा रखा है कि आप ये चीज़ें तो नहीं कर सकते हो, बाकी सब कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो आपका अपना ग्रुप है। समझ गए? यही चीज़ है बस। और बाकी टैक्स तो आपको पता ही है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। कैप एवं ट्रेड का मुख्य पर्यावरणीय लाभ यह है कि उत्सर्जन कटौती की मात्रा के बारे में निश्चितता देते हैं कि इससे ज़्यादा आप ये नहीं कर सकते हो, जबकि उत्सर्जन शुल्क यानी कि कार्बन टैक्स के बारे में इनकी निश्चितता कम होती है। क्लियर? कार्बन टैक्स उत्सर्जन शुल्क के बारे में निश्चितता प्रदान करता है, लेकिन इसमें उत्सर्जन मात्रा के बारे में कम निश्चितता रहती है। मतलब क्या हुआ? देखो, जटिल परिभाषाएं होती है इन्वायरमेंट की, समझ में ना आए तो दिक्कत हो जाता है। क्या कहता है?
कैप और ट्रेड का पर्पस होता है कि इससे ज़्यादा आप कार्बन को एमिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी कि वो एक लिमिट लगा देती है कि इससे ज़्यादा आप यहाँ पे एमिशन नहीं करोगे। बट कार्बन टैक्स क्या करता है कि ये एमिशन की मात्रा की बात नहीं करता, ये कहता तुम जितना एमिशन कर सकते हो करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं तो उस पर टैक्स लगाऊंगा। क्लियर। यानी कि कैप और ट्रेड का पर्पस है एमिशन की दर को रेगुलेट करना, जबकि टैक्स का पर्पस है एमिशन से होने वाले रेवेन्यू को जनरेट करना। क्लियर, इतनी बातें समझ गए। चलिए देखो, जब भी आपको कोई टॉपिक ना समझ में आया करे ना, तो उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया करना और उसको फिर से एक बार वीडियो को पॉज किया करना, क्योंकि हो सकता है क्योंकि आप लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हो तो साइंस की चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आती, बट आप जब वीडियो को 2 बार 3 बार पॉज करेंगे ना, आपको फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैं इतना लेंदी टाइप का पढ़ा देता हूँ बिल्कुल बेसिक से कि आपको कभी आज तक आप में से किसी की कंप्लेन आई नहीं है, या तो आप करते नहीं होंगे या तो आई ही नहीं है, ठीक है। बायोचार पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है क्या है, और यूपीएससी ने शायद 2019 में ये भी पूछा है इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, ठीक है, टेक्निक के। 2020 में भी पूछा है क्वेश्चन मेरे हिसाब से, आई थिंक शायद, या तो मैंने कहीं एमसीक्यू सॉल्व किया होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या होता है, एक प्रकार का चारकोल है, मतलब कोयला है, जिसे मृदा संशोधन हेतु प्रयोग में लाते हैं। इसे पायरोलाइसिस या गैसीकरण द्वारा बायोमास से निर्मित करते हैं। यूपीएससी ने 2020 के प्रीलिम में 2019 के प्रीलिम में पायरोलाइसिस प्रक्रिया पे क्वेश्चन पूछा है। क्लियर, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या होती है ये, बायोचार से संबंधित होती है। गैसीकरण द्वारा बायोमास से निर्मित करते हैं। स्वतंत्र रूप से बायोचार मृदा उर्वरता में वृद्धि करता है। अब आप समझ गए कि बायोचार के क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आपको देगा तो आप बता सकते हो कि मिट्टी में उर्वरता को बढ़ाता है, जिससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन रेज होता है। क्लियर। आईपीसीसी का अनुमान है कि समुद्र तल का तापी फैलाव मुख्य रूप से समुद्र स्तर वृद्धि का कारण है, न कि हिम चादरों का पिघलाव। मतलब क्या है, आईपीसीसी ने, हमने अभी पहले पढ़ा ना, यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ का एक प्रोग्राम था। आईपीसीसी ने कहा कि देखिए समुद्र जल का जो तापी फैलाव है ना, वो मुख्य रूप से समुद्र स्तर वृद्धि का कारण है, न कि हिम चादरों के पिघलाव का। मतलब क्या कहना चाह रहा कि समुद्र स्तर में जो बढ़ोतरी हो रही है वो वास्तव में समुद्री जल में टेम्परेचर के बढ़ने से हो रही, ना कि बर्फ के पिघलने से। क्लियर, ये बातें आपसे यहाँ पे ये कहना चाह रहा। इतनी बातें आपको समझ गई, और वैसे भी आपको बेसिक तो इतना पता ही है, ठीक है। चलिए, ये बातें आपकी क्लियर हो गई। अब बात आती है हमारी भारत एवं जलवायु परिवर्तन। विश्व को तो हमने देख लिया, अब बात आती है भारत को देख लें कि आखिरकार भारत में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, भारत सरकार ने कौन से स्टेप्स लिए हैं, जिनको देखकर हम ये समझ सकें कि अच्छा भारत में भी क्लाइमेट चेंज के प्रति कितनी ज़्यादा अवेयरनेस है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक एक करके। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा था सिंपल सा कि भारत सरकार के राष्ट्रीय जो मिशन है उसमें कौन सा शामिल है और कौन सा नहीं शामिल है। ठीक है, तो आपको 8 मिशन याद होने चाहिए, और हमने क्वेश्चन भी अभी पूछा 1-2 दिन में आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में। तो आप एक चीज़ देखते होंगे कि जो हम आपको पढ़ाते हैं उसका एमसीक्यू आपसे पहले ही पूछ लेते हैं। रीज़न यही होता है कि अब आप जब यहाँ पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में टैग हो जाएगा। नंबर 1 राष्ट्रीय सौर मिशन है, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन है, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन है, हिमालय पारितंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन है, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन है, राष्ट्रीय कृषि सतत मिशन है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन है। क्लियर, आपको इतना पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, 4x4 मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की जाती है INCCA के द्वारा। इसका क्या मतलब है, 4 प्रदेश 4 क्षेत्र, यानी कि 4x4 का मतलब ये होता है। ठीक है, 4 प्रदेश कौन से आते हैं, हिमालयन, नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट और तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया। क्लियर, कोस्टल एरिया मतलब 4 मुख्य क्षेत्र कौन से, एग्रीकल्चर, वाटर, पारितंत्र, जैव विविधता एंड स्वास्थ्य। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है हमारी हरित भवन की। हरित भवन का मतलब क्या है, आप लोग ये मत कहना कि हरित भवन का मतलब होता है हरे रंग से उसको नेरोलॉक या एंशियंट पेंट से उसको पेंट किया गया, बिल्कुल भी नहीं। हरित भवन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि वो भवन जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या इको फ्रेंडली है। क्लियर, जैसे ऐसे भवन जो कम जल उपयोग करें,
ऊर्जा का अनुकूलन करें व नेचुरल रिसोर्सेज का संरक्षण करें। सपोज कीजिए मालदीव वगैरह में ऐसे भवन आपको मिलते हैं, क्लियर, जिसमें आप देखेंगे क्या करते हैं वो लोग, अरे आप लोग यूट्यूब वगैरह में देखते होंगे ना कि जो जनजाति ट्राइब्स एरिया के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी में नीचे घर खोद के बढ़िया उसमें पानी वगैरह सब लगा के सिस्टम आराम से रहते हैं, ठंडक शीतल प्रदेश बना के। वो एक तरीके का हरित भवन ही होता है। एनर्जी को बचाते हैं कैसे, कि वो जुगनू को पकड़ के ले आएंगे, समझ गए। जैसे आप लोगों को शायद पता होना चाहिए, शायद तीतर या बटेर ऐसे ही शायद, कोई मुझे ध्यान नहीं है, भूल गया हूँ। उसमें क्या खूबी होती है, वो क्या करती है पक्षी, ठीक है, वो जुगनू को पकड़ लाती है, ठीक है, और जुगनू को पकड़ के अपने घोंसले में उसको रख देती है पूरी रात। क्यों? क्योंकि जुगनू लुप धुप करके जलता रहता है, ठीक है, तो उसके घर में रोशनी बनी रहती है। तो कोई है पक्षी, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, वो क्या करती है जुगनू को पकड़ पकड़ के ले आती है वहाँ पे और रख लेती है अपने पास, और सुबह ही छोड़ती है कि बेटा सुबह जाना, अभी मत जाना, ठीक है। ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, समझ गए आप। हरित भवन ये होते हैं। साथ ही ये परंपरागत भवनों की अपेक्षा कम कचरे का निर्माण करते हैं तथा रहने वालों के लिए स्वस्थ स्थान प्रदान करते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब जो ये हरित भवन होते हैं, ठीक है, मान लो सारे भवन तो हरित नहीं होंगे ना, तो इंडिया में जितने भी भवन हैं, जो भी, जैसे आप जिस घर पे रहते होंगे, सपोज कीजिए, ठीक है, आप वेस्ट काफ़ी कम से कम करते होंगे, कोशिश करते होंगे कि एसी ना चला के कूलर का यूज करें, ठीक है, यानी कि कम से कम में कैसे अपने आप को आप कूलिंग में रखते हैं, या टॉप फ्लोर में ना रह के सेकेंड फ्लोर में रहते होंगे ताकि एसी की ज़रूरत ना पड़े, कूलर की ज़रूरत ना पड़े। तो इस चीज़ को मेज़र करने के लिए एक सोसाइटी है ग्रह, ठीक है, ये राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है, ये चेक करती है कि अच्छा इस घर में एनर्जी का कम से कम उपयोग होता है। जैसे दिल्ली में आप देखिएगा कि 200 यूनिट पे बिजली फ्री है, ठीक है, 200 यूनिट तक अगर आपकी बिजली खपत होती है तो आपका बिजली मुफ्त है बिल। तो मतलब क्या है कि ये एक तरीके का हरित रेटिंग ही है कि आप कम से कम बिजली की खर्च कर रहे हो। और आपको एक बात बताऊं, ये पॉलिटिकल चाहे जैसा भी स्टेप हो, बट इन्वायरमेंटली ये काफ़ी फ्रेंडली है। आप देखेंगे लोगों ने फालतू के बल्ब जलाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अरे नहीं भाई 200 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो 800 देने पड़ेंगे। ऐसे क्या 800 उनके बच जाते हैं सीधे, 4 रुपये यूनिट है ना दिल्ली में, ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, क्लियर। तो ये एक तरीके का एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। आप जब भी कभी कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना तो उसके दोनों परिप्रेक्ष्य देखा करिए, समझ गए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मेज़र करती है ये ग्रह नाम की सोसाइटी। तो देख लेते हैं इसके बारे में, हालांकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, बस देख लीजिए। ग्रह रेटिंग संसाधन खर्च अपशिष्टन संपूर्ण पारिस्थितिकी प्रभाव के न्यूनीकरण का प्रयास करती है, यानी कि कम करने का। 34 मेजरमेंट्स के बेस पर डिसाइड करती है, आपसे नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि इन 34 में 8 बाध्यकारी हैं, 4 आंशिक बाध्यकारी हैं, शेष वैकल्पिक हैं। आपको दे देगा कि क्या सभी बाध्यकारी हैं, तो नहीं भाई साहब, सभी बाध्यकारी नहीं हैं, क्लियर। चलिए अब बात आती है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ऐसा ही है, इसकी स्थापना 2001 में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी यानी CII के द्वारा की गई थी। भारत का प्रथम हरित भवन हैदराबाद में अवस्थित है, यानी कि वहाँ पे सब कुछ क्या होता है, एक तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। जैसे हमारी जो नई संसद भवन बन रही है वो एक तरीके से ग्रीन हाउस की तरह ही बनाई जा रही है। उसमें सब कुछ कहा जा रहा है कि सोलर पैनल सिस्टम पे बेस होगा, क्लियर, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हरित भवन रेटिंग सिस्टम क्या है, लीड है, इंटरनेशनल मतलब, ठीक है। इसको देखते हैं। USA का ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा निर्मित है। भारतीय उपमहाद्वीप के आवास के पर्यावरणीय पहलुओं को निर्देशित करने हेतु टेरी द्वारा ग्रे काउंसिल की स्थापना की गई, क्लियर। आपसे ज़्यादा पूछेगा नहीं। मिनिस्ट्री किस में आती है, इस पे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एनर्जी के अंतर्गत नहीं आती, ना ही पावर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत, क्लियर। देखो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री अलग है और पावर मिनिस्ट्री अलग है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अलग है, ठीक है। INCA प्रति 2 वर्ष से मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करता है, 4x4, जो मैंने आपको पढ़ाया था ना। तो आपको इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। तो इस तरीके से हमने एनवायरनमेंट के अपने पहले टॉपिक को, क्या कहने का मतलब, क्योटो प्रोटोकॉल की थोड़ी बेसिक जानकारी, कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन सिंक, क्लियर, ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन, कार्बन कैप, कार्बन ट्रेड, ये सब आपने कंप्लीट किया। मतलब बेसिक जितना भी होता है ना, हरित गृह गैसें क्या होती हैं, हरित गृह गैसें कौन कौन होती हैं, हरित भवन कौन से होते हैं,
है ना। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली और काफ़ी सहजतापूर्वक आपने पढ़ी। उम्मीद है आपको एक क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आगे भी हमारी क्लास ऐसी ही कंटिन्यू रहेगी, तो उम्मीद है कि आप आगे के भी सारे पार्ट्स देखेंगे और पीछे के भी आप सारे पार्ट्स देख चुके होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट नए पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अवेयर रखें, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।